आज हम लोग ये पढ़ना चाहते हैं कि पोटेंशियोमीटर के यूज क्या है आखिरकार। एक तो आपको बताया गया कि पोटेंशियोमीटर का प्रयोग हम परिपथ के किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर नापने के लिए करते हैं। बट इन अवर क्लास 12th देयर इज सम मोर यूजेस, देयर इज सम मोर एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो आज हम लोग वही पढ़ना चल रहे हैं दैट व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, विभव मापी के अनुप्रयोग। तो लिख लीजिए आप, विभव मापी के अनुप्रयोग। विभव मापी के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर। आपकी क्लास 12th के अकॉर्डिंग आपको दो अनुप्रयोग पढ़ने हैं पोटेंशियोमीटर के। नंबर 1, एक एक करके पढ़ेंगे हम। चलिए पहले मैं बता देता हूं कि कौन से वो दो एप्लीकेशन है, फिर उनमें से एक पढ़ते हैं, ठीक है। एक एप्लीकेशन ये है कि किन्हीं भी दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की आप तुलना कर सकते हैं, आप कंपेयर कर सकते हैं, उनके विद्युत वाहक बलों का आप अनुपात निकाल सकते हैं। ये आप कर सकते हैं, किसका ईएमएफ ज्यादा है, किसका कम होगा, ये तुलना कर सकते हैं आप। तो नंबर 1, किन्हीं भी दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। पहला एप्लीकेशन ये है। दूसरा एप्लीकेशन पोटेंशियोमीटर का क्या होगा? दूसरा ये होगा, जैसे आप देखते हैं कि सेल अगर है तो उसकी एक प्रॉपर्टी ऐसी है जो कंपल्सरीली उसमें पाई ही जाएगी। क्या है वो प्रॉपर्टी, बता सकते हैं? याद है किसी को? आंतरिक प्रतिरोध। वेरी गुड। तो अगर कोई सेल है तो सेल में इलेक्ट्रोलाइट जरूर होगा। इलेक्ट्रोलाइट होगा तो वो चार्जेस के रास्ते पर अवरोध जरूर लगाएगा। अगर अवरोध लगाएगा तो सेल में इंटरनल रेसिस्टेंस भी होगा ही। तो हम चाहें तो किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी नाप के आपको बता सकते हैं कि अगर आपने एक सेल हमको दी तो इसमें कितना आंतरिक प्रतिरोध है, ये हम मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो सेकेंड एप्लीकेशन, किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। तो ये दो एप्लीकेशंस हैं पोटेंशियोमीटर के। एक, किन्हीं भी दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना कर सकते हैं, और दूसरा, किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब इन्हीं को हमें एक एक कर स्टडी करना है। तो सबसे पहला नंबर 1 पे है दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। इसी को आज हम लोग स्टडी करेंगे, इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना।
कंपेयरिंग द ईएमएफ्स ऑफ टू सेल्स, दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। ठीक है, अब दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना क्योंकि हम पोटेंशियोमीटर की हेल्प से करना चाहते हैं, तो हमें वो वाली दो सेल चाहिए जिनका विद्युत वाहक बल को कंपेयर करना चाहते हैं आप। ठीक, और उन्हें हम पोटेंशियोमीटर के साथ कनेक्ट करेंगे। तो पोटेंशियोमीटर के साथ उनकी कनेक्शन कैसे करेंगे? सबसे पहले तो कनेक्शन ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए कनेक्शन कैसे करेंगे, मैं यहां पर उसका फिगर आपको बना के दिखाता हूं। हाँ, एक चीज और कि पोटेंशियोमीटर में आपने देखा कि हम कम से कम बहुत लंबा वायर यूज करते हैं और उसको एक लाइन में ऐसा तो लगाते नहीं है, बहुत सारे ऐसे राउंड करके उसको हम लगा देते। तो हम अब जब फिगर बनाएंगे तो हम पूरा पोटेंशियोमीटर नहीं बनाया करेंगे, हम केवल उसका वायर बनाएंगे, बस तार उसकी बनाएंगे जो उसमें प्रतिरोध तार लगी थी 12 मीटर लंबी 15 मीटर लंबी, वो वाली तार केवल हम बनाएंगे बस। और उस तार को भी हम राउंड करके नहीं लगाएंगे, बस एक लाइन में ऐसा लगा देंगे और मान लेंगे कि ये 15 मीटर की है। ठीक है, क्योंकि ये हमें ज्यादा सुविधाजनक रहेगा। तो देखिए ये मैंने लगा दिया, ये पोटेंशियोमीटर का वो वायर लगा दिया जो बहुत लंबा वायर उसमें लगा रहता था और ऐसा घुमा घुमा के जाता था। तो ये हमने नहीं किया है, एक सीधा तार मान लेते हैं कि ऐसा लगा हो, बस यही 15 मीटर का है मान लो आप। इसका एक सिरा क्या होता था बेटा A और दूसरा सिरा भैया B होता था, याद आया ना आपको? बस वो घूम के लगता था, आज हमने सीधा कर दिया उसको। ठीक है, अब सबसे पहले प्राइमरी सर्किट इसका बनेगा। प्राइमरी सर्किट मतलब वो सर्किट तो हमेशा बनेगा ही इसमें। आप चाहे ईएमएफ्स को कंपेयर करिए, चाहे आप किसी सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस फाइंड आउट करिए, प्राइमरी सर्किट तो उसका आपको बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि जो प्राइमरी सर्किट होता है उसमें लगी हुई बैटरी ही इसके दोनों सिरों के बीच विभवांतर पैदा करती है। तो वो प्राइमरी सर्किट तो सेम रहेगा हर बार, वो कभी चेंज नहीं होगा। तो प्राइमरी सर्किट कैसे बनाते थे याद करिए थोड़ा सा। इसके साथ एक बैटरी लगाई जाती थी, ये हमने एक बैटरी लगाई, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, और इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V। ठीक है, ओके। इसके बाद यहां पर आगे हम एक रियोस्टेट लगा देंगे जिससे हम इस वायर में जाने वाली करंट को कम या ज्यादा कर सकें, मींस कंट्रोल कर सकें। उसके बाद हम जब चाहे करंट फ्लो हो और जब चाहे करंट फ्लो मत हो, इसके लिए यहां पर हम एक स्विच लगा देते हैं जिसे आप की बोलते हैं, और उसका जो दूसरा सिरा है वो जाके यहां B से कनेक्ट कर देंगे बस। और आपको याद भी होगा प्राइमरी सर्किट में इतना ही सब कुछ बनाते थे, बस फर्क इतना ही है आज कि ये वायर ऐसा 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 नहीं बनी हुई है, नहीं तो ये सिरा नीचे से लाके ऐसा जोड़ते थे हम, A और B के बीच में ये हमने लगा दिया। ये हमारी सोर्स बैटरी है। सोर्स बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V। अच्छा, अगर इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V है तो इसका प्लस A से जुड़ा हुआ है माइनस B से जुड़ा हुआ है, तो इसने A और B के बीच कितना विभवांतर पैदा कर दिया होगा V के बराबर, और उस सिचुएशन पे इस सिरे का पोटेंशियल डिफरेंस V होगा और इस सिरे का पोटेंशियल डिफरेंस 0। तो जैसे ही आप इसका स्विच ऑन करेंगे, ये बैटरी पोटेंशियोमीटर वायर जो AB लगा हुआ है उसके दोनों सिरों के बीच V के बराबर विभवांतर स्थापित कर देगी। स्विच ऑफ कर देंगे कुछ नहीं करेगी, स्विच ऑन करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। और पोटेंशियल डिफरेंस आने का तरीका क्या है, इसका विभव V होता है वेरी हाई पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल 0 होता है। तो एक तरफ का पोटेंशियल हाई एक तरफ का लो, इस तरीके से एक ढाल आ जाता है जिसे हम बोलते हैं कि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है।
हिंदी में विभव प्रवणता यहाँ पर उत्पन्न हो जाती है दोनों सिरों के बीच में, ठीक है। और यही रीज़न है, अब ऐसा होगा और यहाँ ढाल होगा तो जो करंट होगी वो ऐसे बहे जाएगी। आप करंट जरा सी रखोगे सरक जाएगी, तो ढाल की वजह से करंट ऐसा फ्लो होती है, ठीक है। ये हमारा प्राइमरी सर्किट है। और प्राइमरी सर्किट जैसा कि मैंने बोला इट विल ऑलवेज रिमेन सेम, इतनी चीजें हर बार जोड़नी है आपको, ठीक है। अब सेकेंडरी सर्किट जिसमें हमने दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी है और वो दोनों सेल सेकेंडरी सर्किट में ही जोड़ेंगे। अब जा करके हम वो दो की दोनों सेल कहां जोड़ देंगे, जाके सेकेंडरी सर्किट में ही जोड़ देंगे, ठीक है। नहीं ठीक है उधर, ओके। देखिए अब यहां पर कैसे कनेक्ट करेंगे, ध्यान से देखिएगा। दो सेलें हमको जोड़नी है, एक सेल हमने ये लगा दी, देखिए ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये है पहली वाली सेल का नेगेटिव टर्मिनल। हम मान लेते हैं कि ये सेल E1 सेल है, मतलब इसका विद्युत वाहक बल कितना है, E1। एक दूसरी सेल भी लगानी पड़ेगी हमको, यहीं से एक दूसरी सेल भी कनेक्ट कर लीजिए। ये इस सेल का प्लस और इधर की तरफ इसका माइनस। इसका ईएमएफ हमने कितना मान लिया, E2। अब दोनों सेल हमने लगाई हैं। वैसे बेसिकली अगर आप एक्सपेरिमेंट जब करते हैं तो पहले एक सेल लगा के एक्सपेरिमेंट किया जाता है, फिर इसको हटाओ, इसकी जगह पर दूसरी सेल लगाओ, फिर उसके साथ एक्सपेरिमेंट करो। तो ये हमारे लिए काफ़ी असुविधाजनक होता है कि पहले एक सेल को हम कनेक्ट करें, और अभी आगे का कनेक्शन मैंने नहीं बनाया, नहीं तो आपको समझ में आएगा कि वाकई में काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होगा अगर हम दोनों सेल एक साथ नहीं लगाते हैं। तो आगे का मैं बना देता हूं, इसके बाद आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर फिर हम एक सिस्टम तैयार करते हैं, दैट इज 2 की सिस्टम। 2 की सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें एक की यहाँ लगेगी, यहां पर, और एक की यहां लगेगी। इसका कनेक्शन अंदर ही अंदर यहां तक ऐसा होता है, और इसका कनेक्शन जो होता है वो अंदर ही अंदर यहां तक होता है। अब इसका कनेक्शन यहां और इसका कनेक्शन यहां, इसमें 2 कीज लगेंगी आपकी। एक की यहां पर लगाई जाएगी इस पे, और एक यहां लगाई जा सकती है। अब इसका क्या मतलब होगा, पहले आगे का कनेक्शन हम बना देते हैं, इसके बाद आपको बताते हैं। जो आगे ये वायर निकल के जा रही है, इस वायर के साथ हमने एक गैल्वेनोमीटर लगा देना है। गैल्वेनोमीटर, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज 2 की सिस्टम। ये पहली सेल, ये दूसरी सेल। गैल्वेनोमीटर से आगे जो तार जाएगी उसमें एक जौकी लगेगा आगे की तरफ। जौकी मीन्स स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट, जिसको हम तार पे कहीं पर भी टच करा सकते हैं। तो ये जौकी यहां लग जाएगा बस, और वो जौकी का तार इतना लंबा रखेंगे आप ताकि इस सिरे से लगा के उस सिरे तक कहीं पर भी हम चाहें तो टच करवा सकें उसको। बस इतना सा कनेक्शन आपको बनाना है। तो जो कनेक्शन तैयार करनी है ना, वो ये है। बस समझ में आ गया आपको। प्राइमरी जो सर्किट है वो आपको समझ आ रहा है। जो पोटेंशियोमीटर वायर का तार ए होगा, उससे प्राइमरी बैटरी जो आपकी सोर्स बैटरी होगी उसका पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल से रियोस्टेट, रियोस्टेट के बाद की, उसके बाद जो तार आएगी उसको बी में जाके कनेक्ट कर देंगे आप। इसके बाद जो ये ए सिरा रहेगा, 2 सेलें हमको जोड़नी है। सिरे ए से दोनों सेलों के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़े जाएंगे। इस सेल का भी पॉजिटिव टर्मिनल और इस सेल का भी पॉजिटिव टर्मिनल हम ए से जाके कनेक्ट कर देंगे। तो जो ए आपका बोल्ट रहेगा ना, ए टर्मिनल, उस पर कितने तार बांधे जाएंगे, 3 तार बांधे जाएंगे।
एक इसका वाला, एक इसका वाला और एक इसका वाला। उसका बोल्ट खोलेंगे, तीनों तार लपेट देंगे एक एक करके और उसको टाइट कर देंगे बढ़िया, ताकि लूज कांटेक्ट मत रहे। बी पर केवल एक तार जुड़ेगा। इन सेलों का जो नेगेटिव टर्मिनल होगा वो 2 की सिस्टम के एक तरफ इसको और दूसरी तरफ इसको जोड़ देंगे। इसके सेंटर से हम निकाल के जो वायर ले जाएंगे उस पर गैल्वेनोमीटर और गैल्वेनोमीटर के दूसरे सिरे से जौकी। बस इतना सा कनेक्शन रेडी है आपका। एक्सपेरिमेंट करने के लिए कनेक्शन तैयार है। ठीक है, अब इस 2 की सिस्टम का मतलब क्या है और इसका यूज क्या है देखो। अगर आपने ये वाली की इसमें लगा दी और ये वाली की नहीं लगाई तो क्या होगा? जो करंट होगी, अगर ये वाली की आपने लगाई है और ये वाली की नहीं लगाई तो ये वाली जो सेल है ना वो सर्किट में नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि इसका वाला स्विच आपने ऑन ही नहीं किया ना, तो ये वाली सेल सर्किट से बाहर हो जाएगी। इस समय कौन सी सेल सर्किट में करंट फ्लो करवाएगी? E1। समझ आ गया आपको? कैसे सेल में कैसे करंट फ्लो करवाना चाहेगी? डायरेक्शन देखिए, पॉजिटिव टर्मिनल ये है, ये सेल ऐसे 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 और जहां टच करवाओगे वहां से ऐसे करंट को फ्लो करवाना चाहेगी। और अगर आपने इसकी वाली की हटा दी और इसकी वाली की आपने लगा दी तो अब ये वाली जो सेल है वो सर्किट से बाहर हो जाएगी। ये सर्किट में इन्वॉल्व नहीं है, अब ये सेल सर्किट में इन्वॉल्व है। दिस इज आउट ऑफ अवर सर्किट। तो इस तरह से हमें बस क्या करना पड़ता है, अगर इस सेल को सर्किट में लेना है आपको तो इसकी की लगा दो, ऊपर वाली हटा दो। अगर इस सेल को सर्किट में लेना है, इसको हटाना है तो ऊपर वाली की लगा दो, इसको हटा दो। कुछ बात समझ में आई? और अगर हम ये सिस्टम नहीं बनाते तो सोचिए क्या प्रॉब्लम आती उस वक्त। हमें प्रॉब्लम ये आती कि एक बार इस सेल को कनेक्ट करो तो इस सेल का पॉजिटिव यहां जोड़ो, नेगेटिव इस की में जोड़ो, फिर इसको हटाओ, फिर इसको जब इसके साथ एक्सपेरिमेंट करते तो इसको ए में लगाओ, इसका नेगेटिव की में लगाओ। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा असुविधाजनक होता, इनकन्वीनियंट होता, तो हमने वो नहीं किया। हमने एक बढ़िया सिस्टम बना लिया, एक ही बार लगाओ, आपको जिस सेल को सर्किट में लेना है उस सेल वाली की को लगा दो और जिसको सर्किट में नहीं लेना है उसकी वाली की हटा दो। बस इससे आपको बार बार उसकी तार जोड़नी, मरोड़नी, टाइट करना ये सब नहीं करना पड़ेगा। समझ आ रहा है? तो ये हमारा काम आसान करती है। सो दिस इज द 2 की सिस्टम जो कि यहां पर हमने बना लिया। एंड आई होप कि आपको सर्किट समझ में आ गया, उसका कैसे बनाना है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी स्टूडेंट को? सर्किट सबको समझ आ गया? ओके, तो अब बाकी रह गया कि एक्सपेरिमेंट करेंगे कैसे। ये तो हमने कर लिया। अब हमें तुलना करनी है 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों की। तुलना करने का मतलब जानते हो कि करना क्या है आखिरकार हमको? हमने बोला कि 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों का अनुपात निकालना है आपको। 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों का अनुपात निकालना है, मतलब E1 अपॉन E2 की वैल्यू निकालनी है आपको। ये E1 और ये E2। E1 इज द EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल नंबर 1, एंड E2 इज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल नंबर 2, एंड वी हैव टू फाइंड E1 अपॉन E2। ये हमको पता लगाना है, बस इतना सा काम है। तो कनेक्शन समझ में आ गई। और फाइनली हमारा वर्क क्या है? व्हाट इज अवर टारगेट, व्हाट इज अवर डेस्टिनेशन, दैट वी हैव टू फाइंड E1 अपॉन E2। बस ये हमको पता लग गया। अब एक्सपेरिमेंट कैसे करना है उसके साथ में इसको देखिए। पहले मैं बता देता हूं और फिर हम उसको लिख लेंगे, ठीक है? बहुत इजी है, बहुत इजी है, इतना आसान है कि जब आप इसको करने जाओगे ना, मुझे सोच के बहुत अच्छा लग रहा है। आप जब करोगे इस एक्सपेरिमेंट को आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखिए करना कैसे है।
ये यहां टच तो होगी नहीं, मैंने करा दिया है, ये आपके हाथ में रहेगी ऐसे ऐसे। समझ आ रहा है? इसमें आपका हाथ ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो, जैसे भी पकड़ो आप इसको, आप ऐसा पकड़ के रखोगे अपने हाथ में। सबसे पहला क्या काम आपका, मीटर ब्रिज आप पढ़ चुके, पोटेंशियोमीटर कैसे वर्क करता है पढ़ चुके, आज एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे बताइए? शून्य विक्षेप की स्थिति पता लगाएंगे, उससे भी पहले इंस्ट्रूमेंट चेक करेंगे सही है कि नहीं। पिछले दोनों बार हमने ये बताया आपको, भूल जाते हैं आप। भाई आप कोई काम करने जा रहे हैं जैसे, तो आप उसको चेक तो करते हैं कि नहीं करते? ऐसे ही इसको चेक करना है। और क्या बता सकते हैं चेक करने का तरीका क्या है? आपको सबको पता है। सबसे पहले चौकी को पूरी वायर के आधे से इधर की तरफ टच करवाइए, ठीक है, और फिर उठा लीजिए। इसका देखिए इंडिकेटर किधर जाता है, फिर आधे से उधर जाके टच करवाइए दूसरे सिरे पर, फिर देख लीजिए इंडिकेटर किधर जाता है। अगर दोनों बार इंडिकेटर अपोजिट डायरेक्शन पे जाए, एक बार ऐसा और दूसरी बार ऐसा, तो समझ जाए कि आपका इंस्ट्रूमेंट कनेक्शन बिल्कुल सही है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, दोनों बार इंडिकेटर एक ही तरफ झुक जाता है, तो समझ जाएं कि कहीं ना कहीं कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है, और चेक कर लें आप उसके। हो सकता है जंग लगी है कहीं पर, रेसिस्टेंस कहीं पर ज़्यादा आ गया है, कहीं ढीला आपने जोड़ दिया है, उसको टाइट नहीं किया, की हो सकता है इसकी सही ना लगी हो, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सब कुछ आप चेक कर लें, और चेक करने के बाद अब शुरू करेंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी की लगा देंगे। ये एक्सपेरिमेंट जब तक नहीं करेंगे, सारी कीज हटा के अपनी टेबल पर रखे रहोगे आप। क्यों? अगर आप लगाए रहोगे तो लगातार करंट फ्लो होती रहेगी, तो लगातार नहीं करंट फ्लो करवानी है, नहीं तो तार गर्म हो जाएगी। अब सबसे पहले जब हम एक्सपेरिमेंट करने गए तो हमने ये वाली की लगाई सबसे पहले। जैसे ही ये वाला स्विच ऑन किया, इस बैटरी ने इस तार के दोनों सिरों के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया, एक विभव प्रवणता स्थापित कर दी। विभव प्रवणता कितनी? रो, ठीक, अच्छा। और जैसे जैसे इधर की तरफ जाओगे विभव क्या होते जाएगा? घटते जाएगा, ठीक। अब जिस सेल का पहले हमें विद्युत वाहक बल निकालना है, उस सेल को पहले सर्किट में लीजिए, दूसरे को हटा दीजिए। बाई चांस मुझे इस सेल का चाहिए, तो सबसे पहले मैंने इसका स्विच ऑन किया, इसकी की नहीं लगाई, इसकी की अभी भी टेबल पे रखी है। जैसे इसकी की लगाएंगे, ये सेल हमारे सर्किट में इन्वॉल्व हो गई। अब जो कि हमारे हाथ में है ही, इसकी की लगाई, इसकी की लगाई, जो कि हमारे हाथ में है, एक तरफ हल्का सा टच करेंगे और धीरे 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 बीच की ओर खिसकाते जाएंगे। पोटेंशियोमीटर में होगा ऐसे 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 खिसकाना पड़ेगा आपको। इसमें हमने एक तार बनाई है तो हम सिर्फ एक तरफ खिसकाते हैं, ठीक है। अब जैसे जैसे धीरे धीरे खिसका के आप लेते जा रहे होंगे, आप देखेंगे कि जब एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर चल रहे होंगे तो गैल्वेनोमीटर का इंडिकेटर ऐसा होता जाएगा। अगर इधर आ गया है तो, अगर उधर चला गया है तो ऐसा होता जाएगा। समझ आ रहा है आपको? तो ऐसा अगर है तो ऐसा होते जाएगा, होते जाएगा, और एक पॉइंट आपको यहां पर ऐसा मिलेगा कि जब उस पॉइंट पर आप टच करवाएंगे तो गैल्वेनोमीटर का इंडिकेटर कहां पर आ जाएगा? 0 पर आ जाएगा। तो जिस पॉइंट पर टच करवाने से, जौकी को टच करवाने से गैल्वेनोमीटर का इंडिकेशन 0 आने लग जाए, समझ जाएं कि पोटेंशियोमीटर वायर में आपको शून्य विक्षेप की स्थिति मिल गई है। समझ आ गया आपको? और शून्य विक्षेप की स्थिति बाई चांस मैंने मान लिया कि यहां शून्य विक्षेप की स्थिति मिली इस सेल को लगाने से। समझ आ रहा है आपको? अच्छा, उस वक्त हम ये भी मान लेते हैं कि एक सिरे से इसकी जो लंबाई है इस बिंदु की, वो लंबाई L1 के बराबर है, इस तरह से, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से सभी लोग समझेंगे, गैल्वेनोमीटर में करंट 0 क्यों हो गई?
आप याद करिए, जब हम पोटेंशियोमीटर आपको समझा रहे थे, सबसे शुरू में एक बात कही गई थी आपसे कि दो अपोजिट डायरेक्शन पे सेल हमने लगाई, जिसकी करंट ज्यादा होगी या जिसका पोटेंशियल ज्यादा होगा वो अपनी डायरेक्शन पे करंट को फ्लो करवाएगा। लेकिन अगर सर्किट में फ्लो होने वाली करंट जीरो है तो उस समय किसका पोटेंशियल ज्यादा मानेंगे और किसका कम मानेंगे? आंसर है दोनों के पोटेंशियल उस समय बराबर माने जाएंगे। और यहां पर भी करंट जीरो हो गई तो दोनों के पोटेंशियल आपस में कैसे माने जाएंगे? दोनों के मतलब किसके किसके? तो ध्यान से सुनिए, ये वाली सेल करंट को कैसे फ्लो करवाना चाहती है, जरा गौर से देखिए। इसकी करंट यहां से ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, फिर ऐसे जाएगी, ऐसे ऐसे ऐसे, यहां से। समझ आया आपको? तो ये जो बैटरी है वो इस सर्किट में करंट कैसे फ्लो करवाना चाहती है? इधर से इधर की तरफ। ये सेल किस तरफ करंट फ्लो करवाना चाहती है? देखिए, इसका प्लस यहां लगा हुआ है, ये करंट को ऐसे फ्लो करवाना चाहती है इधर की तरफ। तो इसके द्वारा करंट इस पे कैसे फ्लो होना चाहती है? ऐसे। और सेल E1 के द्वारा ऐसे। दोनों की करंट अपोजिट है। और अगर गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो हो गई है, इसका मतलब दोनों का पोटेंशियल कैसा हो गया? बराबर। तो दोनों का किसका बराबर हो गया? थोड़ा गौर से इस बात को समझिएगा। आप पहले मुझे ये बताइए, ये वाली जो बैटरी है, ये वाली बैटरी, इसका पोटेंशियल कितना है? V। तो ये वाली बैटरी, ये जो प्रतिरोध तार लगा हुआ है, इसके दोनों सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न कर रही है या केवल इन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर उत्पन्न कर रही है? सोचिए और बताइए कि ये वाली जो सोर्स बैटरी है, ये सोर्स बैटरी A और B के बीच विभवांतर उत्पन्न करती है या A और J के बीच विभवांतर उत्पन्न करती है? A और B के बीच विभवांतर उत्पन्न करती है। क्यों? क्योंकि इसका एक सिरा A पर लगा है, दूसरा सिरा B पर लगा है। लेकिन इसलिए इसके और इसके बीच का विभवांतर कितना होगा टोटल? V। पहले ही आप बोल चुके हैं। अगर यहां से और इस बिंदु के बीच का विभवांतर V है तो क्या इसके बीच का विभवांतर भी V होगा? V से ज्यादा होगा या V से कुछ कम रहेगा? कैसा होगा बताइए? फिर से सुनिए, आप क्वेश्चन नहीं समझ पाए हमारा। इस बैटरी ने, सबसे पहले तो ये बताइए, ये बैटरी A और B के बीच विभवांतर उत्पन्न करती है या A और J के बीच में? A और B के बीच में। A और B के बीच कितना विभवांतर है? V। तो A और J के बीच का विभवांतर, जैसे जैसे आप जाते हो इधर की तरफ, विभव कम होता है ना? इन दो बिंदुओं के बीच की भी तो कुछ विभवांतर होगा। तो क्या ये विभवांतर V के बराबर होगा? V से कम होगा कि V से ज्यादा होगा? V से कुछ कम होगा। क्यों? क्योंकि इसके बीच का विभवांतर V है, तो तार की अगर इतनी लंबाई लेंगे तो इसका विभवांतर तो कम ही रहेगा कुछ। अगर हम और बढ़ा देंगे तो विभवांतर थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, पर V से तो कम ही रहेगा। अब ध्यान से देखना, इस बैटरी ने इन दो बिंदुओं के बीच में कुछ विभवांतर उत्पन्न किया है। और इस सेल, ये सेल देखो किस दो बिंदुओं के बीच लगी हुई है, ये सेल भी तो इन्हीं दो बिंदुओं के बीच लगी हुई है। समझ आ रहा है आपको? तो ये बैटरी इन दो बिंदुओं के बीच कुछ विभवांतर उत्पन्न करती है, ये सेल भी इन्हीं दो बिंदुओं के बीच में कुछ विभवांतर उत्पन्न करती है। लेकिन इस समय गैल्वेनोमीटर में करंट कैसी है? जीरो। तो हम ये मान सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं फिर से, इस बैटरी के द्वारा इन दो बिंदुओं के बीच कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आया, इस सेल के द्वारा भी इन्हीं दो बिंदुओं के बीच कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आया और करंट जीरो हो गई। इसका मतलब साफ है कि इस सेल का जो विभवांतर होगा वो इतनी लंबाई के विभवांतर के बराबर हुआ होगा।
क्या जब यहां पर टच किया तो आपने इस बैटरी का पूरा विभवांतर यूज किया? आंसर इज नो। हमने इस बैटरी का केवल इतनी लंबाई का विभवांतर यूज किया है और इस सेल को भी इन्हीं दो बिंदुओं के बीच हमने लगाया है और इन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर ने ही करंट जीरो की है। इसका मतलब साफ है कि इस सेल का जो विद्युत वाहक बल होगा वो पूरे तार के विभवांतर के बराबर नहीं होगा, केवल इन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर के बराबर होगा। तो अगर आप इन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर निकाल लेते हैं, वही इस सेल का क्या बन जाएगा? विद्युत वाहक बल बन जाएगा। ना समझ में आई बात आपको? फिर से देखिए, क्या ये चौकी हमने यहां टच करवाने से करंट जीरो हुई? अगर यहां टच करवाने से जीरो होती तो हम इस बैटरी का पूरा पोटेंशियल यूज कर रहे होते, लेकिन चौकी को जब यहां टच करवाया तो करंट जीरो हुई। मतलब इस बैटरी का हम केवल इतनी लंबाई का विभवांतर यूज कर रहे हैं, लेकिन इस सेल का पूरा विभवांतर यूज कर रहे हैं हम। और अगर सर्किट में करंट जीरो हो गई है, इसका मतलब इधर वाली करंट और इधर वाली करंट दोनों आपस में बराबर हो गई। और करंट बराबर कब होती है? जब दोनों तरफ का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल हो जाता है, तभी तो करंट जीरो होती है। इसका मतलब इतनी लंबाई का जितना विभवांतर आएगा, चाहे वो 5 वोल्ट आए, 2 वोल्ट आए, 4 वोल्ट आए, वही इस सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर आ जाएगा। तो इस सेल का विद्युत वाहक बल क्या पूरी तार की लंबाई का जो विभवांतर है उसके बराबर आएगा, या इस सेल का विद्युत वाहक बल इस तार की इतनी लंबाई के विद्युत वाहक बल के विभवांतर के बराबर आएगा? केवल इतनी लंबाई के। क्यों? इतनी लंबाई से तो संतुलित हुआ है, इसलिए पूरी लेंथ तो हमने यूज नहीं की, केवल एजे लंबाई हमने यूज की है, बस। अब आप बताएं, यह बात आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो फिर से बताएं, सोर्स बैटरी पूरे एबी तार में विभवांतर पैदा करती है या केवल एजे की लंबाई पर पैदा करती है? पूरे एबी में करती है, लेकिन उस विभवांतर का कुछ हिस्सा ए और जे के बीच में भी है। जैसे एबी में अगर 12 वोल्ट आ रहा है तो ए और जे के बीच का 4 वोल्ट हो सकता है, 6 वोल्ट हो सकता है, कुछ होगा ऐसा ही। और उसी 4 या 6 वोल्ट से ये वाली सेल बैलेंस हो चुकी है। बैलेंस हो गई मतलब दोनों तरफ का वोल्टेज बराबर हो गया, लड़ाई बराबर पे जा रही है। इसका मतलब इतने दूरी का जो विभवांतर होगा वही इस सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर हो जाएगा। और हम ये बार बार क्यों कह रहे हैं कि विभवांतर विद्युत वाहक बल के बराबर हो जाएगा? क्योंकि इस समय सर्किट में करंट जीरो है और आपको लास्ट क्लास में भी बताया गया V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, आई स्मॉल आर, कि अगर करंट जीरो हो जाएगी तो जो V हुआ करेगा वो किसके बराबर हुआ करेगा? इसीलिए क्योंकि करंट जीरो हो गई है, इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि इन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर, इसके विभवांतर नहीं कह रहे हैं, विद्युत वाहक बल बोल रहे हैं कि दोनों सिरों के बीच का जो विभवांतर होगा वो इस सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर हो जाएगा। एंड आई होप कि ये बात अब आपको समझ में आ गई है। तो यही हमको करना है। अब क्या आप बता सकते हैं, अब एक बात तो क्लियर हो गई कि इसका विद्युत वाहक बल किसके बराबर हो जाएगा? आंसर है L1 लंबाई के विभवांतर के बराबर। तो क्या आप बता सकते हैं कि इसकी L1 लंबाई का विभवांतर कितना होगा? सबको मालूम है L माइनस L1 विभवांतर होगा, ये तो लंबाई आएगी इससे। विभवमापी के तार की इतनी लंबाई का या इन दो बिंदुओं के बीच L1 लंबाई का विभवांतर कितना होगा? रो इंटू L1 नहीं याद आ रहा है आपको? विभवमापी के तार की 1 मिलीमीटर लंबाई का विभवांतर कितना? रो। तो L1 लंबाई के विभवांतर कितना? रो इंटू L1। कितना आसान है। तो इतनी लंबाई का पोटेंशियल डिफरेंस रो इंटू L1, और वही रो इंटू L1 इस सेल का क्या बनेगा? E
mF। समझ रहे हैं? तो इस बैटरी का पूरा पोटेंशियल हम यूज नहीं कर रहे हैं, इस बैटरी का केवल इतना विभवांतर हम यूज कर रहे हैं बस, और इतने विभवांतर से ही ये सेल बैलेंस हो गई है। इसका मतलब है इतना विभवांतर ही इस सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर है, बस इतना सा है। फिर दोबारा में इसका विद्युत वाहक बल कितना मिला आपको? रो इंटू L1। अब फिर से क्या करेंगे? अब इस सेल को इस सेल का कनेक्शन हटा देंगे, इसकी की हटा देंगे अब, और इसकी वाली की लगा देंगे। इसकी हटा दिया तो ये सेल सर्किट में चली गई, खत्म। अब ये सेल सर्किट में आ गई हमारे, देखो। जब ये सेल सर्किट में आ जाएगी, फिर जौकी को हाथ में पकड़ेंगे, एक तरफ से फिर टच करवाते जाएंगे, और बाई चांस हमने देखा कि इस बार जब हमने जौकी को टच करवाया, शून्य विक्षेप की स्थिति हमको यहां पर मिली, जे की सेकेंड कंडीशन यहां पर मिली, क्योंकि अब ये सेल लगा दी ना हमने, तो ये सेल इतनी लंबाई से बैलेंस नहीं हुई। ये सेल कितनी लंबाई से बैलेंस हुई? A से J2 तक लंबाई, और मान लिया कि ये लेंथ कितनी है? ये लेंथ है L2, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट फिर वही किया हमने, बस अभी सेल को हटा दिया, इसकी वाली की इसकी हटा के इसमें ठूंस दिया हमने, बस काम खत्म। उसमें कौन सा नया बहुत बड़ा लॉजिक लग रहा है। अब जब इस सेल को लगा दिया तो ये सेल इतनी लंबाई से बैलेंस नहीं हुई, ये सेल L2 लंबाई और ज्यादा लंबाई से जाकर बैलेंस हुई। यहां पर जब हमने टच करवाया जौकी को, तो जीरो डिफ्लेक्शन मुझे गैल्वेनोमीटर में मिला। तो ठीक है, जीरो डिफ्लेक्शन वाला पॉइंट मिल गया हमको। लेंथ कितनी हमने मान ली? L2। अब फिर से बताइए, क्या ये वाली सेल तार AB पर लगे पूरे विभवांतर से बैलेंस हुई है? आंसर है नहीं। ये वाली सेल तार AB के सिर्फ इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक के बीच का जितना विभवांतर है उससे बैलेंस हो गई है। मतलब इन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर और इस सेल का विद्युत वाहक बल दोनों आपस में कैसे हो गए होंगे? बराबर। तभी तो करंट जीरो हो गई। नहीं तो अगर इसकी पोटेंशियल ज्यादा होता तो ये करंट को फ्लो करवाता रहता, अगर इसका पोटेंशियल ज्यादा होता तो ये करंट को फ्लो करवाता रहता। करंट का जीरो होना इस बात का संकेत है कि तार के इन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर इस सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर हो गया, तभी करंट जीरो हो चुकी है। किसी एक की भी अगर वो पोटेंशियल ज्यादा होता तो वो अपनी दिशा में करंट को फ्लो करवा देता। करंट का ना फ्लो होना इस बात का संकेत है कि दोनों तरफ के विभवांतर कैसे हो गए हैं? बराबर। तो बताइए, इस सेल का विद्युत वाहक बल पूरी लंबाई से बैलेंस हुआ है क्या? केवल L2 लंबाई से बैलेंस हुआ। इसका क्या मतलब निकलता है कि इस सेल का जो विद्युत वाहक बल होगा E2, वो किसके बराबर होगा? वो तार की लंबाई L2 का जितना विभवांतर आएगा उसके बराबर होगा। तो बताइए, इस तार की लंबाई L2 का कितना विभवांतर आएगा? रो इंटू L2, और यही दूसरी सेल का क्या बनेगा? विद्युत वाहक बल। विभवांतर विद्युत वाहक बल कैसे बन सकता है? क्योंकि करंट जीरो है, और ये हम पहले ही सीख चुके हैं कि जब भी सर्किट में करंट जीरो हो तो विभवांतर ही क्या बन जाएगा? विद्युत वाहक बल बन जाएगा। समझ आ गया? बस यही आपको लिख देना है और यही करना है एक्सपेरिमेंट वहां जा करके। तो E1 की वैल्यू कितनी मिली बताइए? रो इंटू L1, और E2 की वैल्यू कितनी मिली? रो इंटू L2। E1 की वैल्यू मिली रो इंटू L1, E2 की वैल्यू मिल गई रो इंटू L2। अब आप चाहे जो इससे निकाल ले अनुपात, बढ़िया। रो L1 अपॉन रो L2, रो से रो कैंसिल हो गया। E1 अपॉन E2 की वैल्यू कितनी आ गई? देखिए कितना अच्छा है कि हमें तो रो की जरूरत भी नहीं है। आज रो हमको कोई बताए ना बताए, पोटेंशियोमीटर में लिखे ना लिखे, वी डोंट केयर, हमें फर्क ही नहीं पड़ता।
हमें तो सिर्फ क्या नापना है, बस हम तो जीरो डिफ्लेक्शन का पॉइंट पता लगाएंगे, स्केल में लंबाई पढ़ लेंगे, L1 नोट कर लेंगे, फिर दूसरी सेल लगाएंगे, जीरो डिफ्लेक्शन का पॉइंट पता लगाएंगे, स्केल में लेंथ L2 पढ़ लेंगे, बस अपनी डेस्क में आ जाएंगे, इंस्ट्रूमेंट जमा करा देंगे, काम खत्म। और उसके बाद L1 बटे L2 निकाल लेंगे, जो भी अनुपात आएगा वही E1 अपॉन E2 के बराबर हो जाएगा। बस इतना सा आपको काम करना है। अब आप बताइए, आपको समझ में आया कि नहीं आया? अगर आपसे पूछा जाएगा या कोई आपसे पूछेगा कि बताइए कैसे करना है, आप बता देंगे उसे, ठीक है? तो अब एक काम कर लेते हैं, ये जो कुछ भी हमने सीखा इसकी वर्किंग जरा हम नोट कर लिया जाए सभी लोग। दो सेलों के विद्युत वाहक की तुलना करने में आपने वर्किंग क्या की है उसके बारे में हमने लिखा है। सबसे पहले कुंजी K को लगाते हैं, ये है कुंजी K, देखा आपने, जिससे सोर्स बैटरी विभवमापी के तार AB के सिरों के बीच एक विभवांतर उत्पन्न कर देती है। तो जैसे ये वाली की आप लगाओगे तो जो ये सोर्स बैटरी है ये दोनों सिरों के बीच में क्या कर देगी, एक विभवांतर उत्पन्न कर देगी। कितना? आंसर है जितना उस बैटरी के दोनों टर्मिनल्स के बीच का होगा। ओके, इसके बाद क्या लिखा गया, क्या करना है? अब सेल E1 की कुंजी बंद तथा सेल E2 की कुंजी खोल देते हैं। हमने E1 की कुंजी को बंद कर दिया और E2 की कुंजी को खोल दिया। बताइए कौन सी सेल सर्किट में आ गई? E1 वाली जो की है इसको हमने बंद कर दिया और E2 वाली, सेल E2 वाली जो की है इसको खोल दिया। सेल E1 सर्किट में है कि सेल E2 सर्किट में है? E2 सर्किट में है। E1 वाली बंद की है हमने और E2 वाली खोल दी हमने। कौन सी सेल सर्किट में आएगी? E1 सेल सर्किट में आएगी। कैसे? उसको तो बंद किया है हमने। हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट में कुंजी बंद करने का मतलब होता है सर्किट ऑन और कुंजी खोल देने का मतलब होता है सर्किट ऑफ। याद करिए, एक दिन बताया था हमने आपको, वो दिन नहीं याद आ रहा है? मत याद आने दीजिए। ये बात याद आ रही कि नहीं आ रही है आपको कि कुंजी क्लोज करने का मतलब है सर्किट ऑन और कुंजी खोल देने का मतलब है सर्किट ऑफ। तो सेल E1 सर्किट में आ गई। अब धारामापी और जौकी की सहायता से विभवमापी के तार में शून्य विक्षेप की स्थिति ज्ञात करते हैं। जैसा किया टच करवा के, माना यह स्थिति तार के सिरे A से L1 मिलीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु J1 पर प्राप्त होती है। यहां पर मिली और ये कितना दूर मिला जाके? L1 मिलीमीटर डिस्टेंस पर। तब स्पष्ट है कि विभवमापी के तार की लंबाई L1 का विभवांतर, विभवमापी की इस लंबाई का जो विभवांतर होगा वही इसके विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि जो सेल E1 है वो पूरी लंबाई से बैलेंस नहीं हुई है, सिर्फ L1 लंबाई से ही बैलेंस हो गई। तो इसके इतनी लंबाई का जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वही इसका विद्युत वाहक बल बन जाएगा। विभवमापी के तार की लंबाई L1 का विभवांतर सेल E1 के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। इसलिए सेल E1 का विद्युत वाहक बल E1 बराबर रो इंटू L1। आपको बताया गया, क्योंकि इससे पहले रो का जिक्र नहीं किया था हमने, तो आपको बताया गया कि जहां रो विभवमापी के तार की विभव प्रवणता है। और ऐसा क्यों हो गया? आप जानते हैं कि एक विभवांतर विद्युत वाहक बल के बराबर कब हो सकता है? when there is no current in the circuit, at that situation potential difference will be equal to EMF of the cell। ओके, तो एक E1 मिल गया मुझे। अब फिर से क्या करना है? अब ये सेल हटाओ, दूसरी लगाओ। तो अब पुनः सेल E2 की कुंजी बंद। देखो, अगर आपने ये लिख दिया तो बस आगे इस ही को देखकर ये बना लो आप। बस E1 की जगह E2 यही कर देना और L1 की जगह L2। अब पुनः सेल E2 की कुंजी बंद तथा सेल E1 की कुंजी खोल देते हैं। सेम लैंग्वेज मैंने यूज की है। तथा धारामापी और जौकी की सहायता से विभवमापी के तार में पुनः, मतलब फिर से। क्यों? क्या एक बार कर चुके हो क्या? हाँ, पहली सेल के लिए कर चुके हैं ना एक बार। पुनः शून्य विक्षेप की स्थिति ज्ञात करते हैं।
माना यह स्थिति तार AB के सिरे A से L2 मिलीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु J2 पर प्राप्त होती है, तब स्पष्ट है कि विभवमापी के तार की लंबाई L2 का विभवांतर सेल E2 के विद्युत वाहक बल के बराबर हो जाएगा। उस समय इस तार की L2 लंबाई का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इसके विद्युत वाहक बल के बराबर हो जाएगा, क्योंकि उस समय ये वाली सेल इतनी लंबाई से बैलेंस नहीं हो पाई, इतनी लंबाई से बैलेंस हुई है, इसलिए सेल E2 का विद्युत वाहक बल E2 बराबर रो इंटू L2। अब आपको मालूम क्या करना है, E1 अपॉन E2 की वैल्यू, तो बड़ा आसान है, बस क्या कर देना है आपको, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दे देना है। इक्वेशन 1 इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 क्या है देखो, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू रो L1 अपॉन रो L2, रो से रो कैंसल, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। L1 क्या है, पहले सेल के लिए शून्य विक्षेप की स्थिति, L2 क्या है, दूसरे सेल के लिए शून्य विक्षेप की स्थिति। और जैसा कि मैंने बोला कि इस बार तो आपको क्या नहीं चाहिए, रो भी नहीं चाहिए, कोई हमको रो की वैल्यू देगा नहीं देगा हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये है दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। और देखिए एक चीज मैं और आपको बड़ी अच्छी सी बताता हूं, क्या सुन रहे हैं आप, तो सुनिए, ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर E1 अपॉन E2 की वैल्यू निकाल ली भैया, आपने L1 निकाल लिया, आपको L1 मालूम है, आपको L2 मालूम है, और इस तरीके से आपने क्या पता लगा लिया, E1 अपॉन E2 की वैल्यू। अब सुनिए, ये जो दो सेलें हैं ना, इन सेलों के विद्युत वाहक बलों का अनुपात निकाला हमने, हमको दोनों के विद्युत वाहक बल अलग अलग पता नहीं चले अभी। हाँ, अगर रो मालूम होगा फिर यहां रख के निकल आएगा E1 और E2 भी निकल आएगा। लेकिन अगर हमको रो नहीं मालूम और हम उसको मालूम भी नहीं करना चाहते हैं, फिर क्या होगा, ध्यान से सुनिए, इन दोनों सेलों में से किसी भी एक सेल की जगह पर आप अपनी एक ऐसी सेल लगा लो जिसका विद्युत वाहक बल आप जानते हो। समझ रहे हैं मेरी बात को आप, ये E1 और E2 जो सेल लगाई हैं, इन दोनों में से किसी भी एक जगह पर दो सेल लगाई हैं आपने, इनमें से किसी एक सेल को हटाओ, इसकी जगह एक ऐसी सेल जोड़ दो जिसका विद्युत वाहक बल आपको पता हो। तो जैसे आपने E2 की जगह पता वाले विद्युत वाहक बल वाली सेल जगा दी आपने, तो E2 का मान क्या हो गया अब आपको, अब कौन नहीं मालूम आपको, तो बस L1 मालूम कर लेते हैं आप, L2 भी मालूम कर लेते हैं। E2 आपने जानबूझकर ऐसी सेल लगाई है जिसका EMF आप जानते हैं, मार्केट से आप सेल खरीद के लाए, उसमें लिखा हुआ है that when this cell is new its electromotive force is 1.2 वोल्ट, कि जब ये सेल नई है उस वक्त इसका विद्युत वाहक बल 1.2 वोल्ट है, उसको लगा दिया, उसका तो जान गए ना अब तो आप। तो अब आपको इन चार चीजों में क्या नहीं मालूम बताइए, E1 नहीं मालूम, बाकी तीन मालूम है, तो E1 मालूम कर सकते हो आप। तो अगर हम चाहें तो एक ऐसी सेल जिसका विद्युत वाहक बल हमको नहीं पता, ना हमको किसी ने बताया, हम मालूम कर सकते हैं। तो न सिर्फ दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना कर सकते हैं, बल्कि किसी अज्ञात सेल का विद्युत वाहक बल भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इट मीन्स इन दिस एक्सपेरिमेंट वी कैन किल 2 बर्ड्स विद इन 1 एरो। हम इस एक्सपेरिमेंट में एक, क्या बोलते हैं हिंदी में आप कहावत, एक पंथ दो काम कर सकते हैं। रास्ता एक ही है हमारा, करना बस उतना ही काम है आपको, बस एक चालाकी करनी है कि E1 और E2 में से किसी एक जगह पर जानबूझकर ऐसी सेल लगा दो जिसका EMF आपको पता हो,
और दूसरी वो वाली सेल होगी जिसका ईएमएफ आपको नहीं मालूम हो जाएगा मालूम। समझ में आ रहा है आपको? इस तरह से ये हमारा हुआ दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसका सेकंड एप्लीकेशन करेंगे। क्या एप्लीकेशन सेकंड बताइए? कैसे मालूम करेंगे सेल का आंतरिक प्रतिरोध? दिस इज अगेन वन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड वेरी इंटरेस्टिंग थिंग ऑल्सो। ये अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग भी है और बड़ा इंपॉर्टेंट भी है कि सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस भी हम पता लगा सकते हैं। और एक चीज देखिए, जब यहां शून्य विक्षेप की स्थिति आती है उस समय सर्किट में धारा का बहना क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। इस रास्ते पर करंट नहीं जाती। क्या ये वाला काम वोल्टमीटर कर सकता है? क्या ये काम वोल्टमीटर कर सकता है कि जब वो नापने के लिए लगाया जाए तो उस वक्त नापे जब करंट बंद हो जाए? नहीं कर सकता। और इसीलिए वो कभी भी क्या नहीं नाप सकता? विद्युत वाहक बल नहीं नाप सकता। तो आप याद रख लीजिए कि वोल्टमीटर कभी भी सेल का विद्युत वाहक बल नहीं नाप सकता। वो सिर्फ और सिर्फ सेल का क्या नाप सकता है? टर्मिनल विभवांतर ही नाप सकता है। बस आप चाहें तो कहीं नोट कर लें, इसको लिख लीजिए। मैं बोल देता हूं, मैं इसको नहीं लिखूंगा बिकॉज मेरे पास जगह नहीं है। लिख लीजिए जल्दी से। वोल्टमीटर कभी भी सेल का विद्युत वाहक बल नहीं नाप सकता। वोल्टमीटर कभी भी सेल का विद्युत वाहक बल नहीं नाप सकता। कभी भी सेल का विद्युत वाहक बल नहीं नाप सकता। वह केवल सेल का टर्मिनल विभवांतर ही नाप सकता है। वह केवल सेल का टर्मिनल विभवांतर ही नाप सकता है। वह केवल सेल का टर्मिनल विभवांतर ही नाप सकता है। समझ आ गया बेटा? तो आज हम लोग अपनी फिजिक्स में इतना ही रखते हैं। चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू।